आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं नवंबर की मंथली मैगज़ीन के साइंस एंड टेक। और आई एम वेरी सॉरी कि रेगुलरली लेक्चर्स नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मेरे मास्टर्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं। बट आई प्रॉमिस यू कि 20 तारीख के बाद से, यानी आफ्टर 20th ऑफ फेब एंड टिल 20th ऑफ मार्च, यानी कि 1 महीने के अंदर हम पूरे मंथली मैगज़ीन्स के साइंस एंड टेक कवर कर लेंगे विद इन 1 मंथ। और उसके बाद या मे बी साइमल्टेनियसली हम प्लेसेस एंड न्यूज़ कवर करेंगे, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था। तो आज हम टिल शॉर्ट न्यूज़ तक कवर करने वाले हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में पूरे शॉर्ट न्यूज़ कवर करेंगे। देन आफ्टर वी विल गो फॉर अक्टूबर मैगजीन्स। ऐसे हम कवर करते जाएंगे और आई होप कि इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो रही है। तो चलिए ये वाला स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है डीप फेक्स के बारे में। आपने रिसेंटली एक एक्ट्रेस की वीडियो के बारे में सुना होगा जो काफ़ी जिस पे चर्चा हुई थी, सोशल मीडिया पे काफ़ी रहा है नाम, तो आपने देखा ज़रूर होगा। तो उसी से रिलेटेड डीप फेक्स है। तो डीप फेक्स एक्चुअली होते क्या हैं? डीप फेक्स एक डीप लर्निंग, जैसे हम मानते हैं एक लेयर्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। नीचे मैंने इमेजेस भी लगाई हैं तो आई विल शो यू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की 3-4 लेयर्स होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, जो कि इंस्पायर्ड है ह्यूमन ब्रेन से। फिर उसके बाद डीप लर्निंग। तो जो डीप लर्निंग है वो मशीन लर्निंग का सबसेट है। और सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। तो इंटेलिजेंस क्या है, पहले ये पता लगाते हैं। तो इंटेलिजेंस है आपकी लर्न करने की कैपेबिलिटी, आपकी रीज़न करने की कैपेबिलिटी, आपकी सेल्फ करेक्ट करने की कैपेबिलिटी। तो लर्न करने की कैपेबिलिटी लाइक कि मैंने आपको बताया कि जो सेब है वो ऐसा दिखता है, तो आपने ये जान लिया कि सेब ऐसा दिखता है, पर आपने सेब आज तक देखा नहीं है। पर जब आपके सामने सेब आएगा तो आप इस ड्राइंग या जैसे मैंने आपको उसके कैरेक्टर्स बताए हैं उससे रिलेटेड दिमाग में प्रोसेस करके, रीज़न करके आइडिया लगा लोगे कि शायद सेब ऐसे ही दिखता है। ये तो बहुत ही गंदा सेब है बट ऐसा ही दिखता है। तो ये है लर्निंग और रीजनिंग की। और अगर मान के चलिए कि आपको कुछ आम या फिर सेब जैसा ही कुछ शेप लगा, जैसा मैंने बताया था, मान के चलिए वो एक मैंगो था, पार्डन माय ड्राइंग, और वो मैंगो निकला, तो आपके अंदर अब सेल्फ करेक्शन करने की भी एबिलिटी है कि अरे ये मैंगो ऐसा दिखता है और सेब ऐसा दिखता है। वो जो हमने देखा था वो हमने मिसअंडरस्टैंड कर लिया कि वो सेब है, यानी एप्पल है। तो ये चीज़ कहलाती है इंटेलिजेंट, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होती है लर्न करने की, रीज़न करने की और सेल्फ करेक्ट करने की। यह है इंटेलिजेंट। इसी चीज़ को हम मशीन के लेवल पे, यानी कि आर्टिफिशियली किसी चीज़ में उतारें, उसे कह देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी एआई। अब एआई के खुद के सबसेट क्या क्या हैं? एआई का एक सबसेट है मशीन लर्निंग, जैसे हम एमएल कहते हैं। दूसरा है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैसे होते हैं? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ऐसे होते हैं जैसे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स होते हैं, ये उन्हें ही रेप्लिकेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। तो ये सब एक दूसरे से ऐसे कनेक्टेड रहेंगे जैसे हमारे न्यूरॉन्स रहते हैं। तो जैसे ही कुछ नाइन जैसा उन्हें इनपुट मिलता है, बट उन्हें नहीं पता नाइन क्या है, बट उन्हें ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि वो लाइट अप हो जाते हैं व्हेन वी प्रेस 9, या फिर उन्हें सिग्नल मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी मैं मान के चलिए ट्राइंगल बना रहा हूँ, तो ये ट्राइंगल अपने आप अच्छा कैसे बन जाता है, एकदम एग्जैक्ट? ये इसलिए बन जाता है क्योंकि ये इस टाइप से प्रोग्राम्ड है बनाने के लिए। उसे बताया गया कि ट्राइंगल ऐसा बने या ऐसा बने या फिर ऐसा वाला बने, ये बने, सब ट्राइंगल है। आपको अगर बनाए कोई तो आपको अपने आप लाइन स्ट्रेट कर देनी है, तो ये अपने आप लाइन स्ट्रेट हो जाती है। ये है इसमें सबसेट पहले से आर्टिफिशियली बताया जाता है। जैसे 9 बना रहे हैं तो 9 बनाने के समय पर बताया गया होगा कि 9 का एक कर्व ऐसा होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो 9 है। अगर ये नहीं भी है और नॉर्मल इतना है तो भी 9 है। और अगर मान के चलिए किसी ने ऐसे भी कर दिया तो भी 9 है, क्योंकि ये 8 नहीं है, 8 ऐसे है और 8 बता दिया जाएगा उसे ऐसे ही। तो वो एक नेटवर्क कनेक्ट कर लेता है विद इन दीज पिक्सल्स। ये पिक्सल्स हैं अलग अलग, तो उस हिसाब से आर्टिफिशियली ये न्यूरल नेटवर्क्स को रेप्लिकेट करते हैं। और इससे ज़्यादा डीप नॉलेज आपको ज़रूरत भी नहीं है। आपको बस ये करना है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या रेप्लिकेट करते हैं ह्यूमन बीइंग के न्यूरल नेटवर्क्स को, तो वो सही है।
ये इसमें भी लिखा है ब्रेन इंस्पायर्ड मशीन लर्निंग टूल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स। तो ये इस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को करते हैं। और इसमें डीप लर्निंग है। डीप लर्निंग का मतलब है कि काफ़ी बड़े डेटा सेट पे और काफ़ी सारी लेयर्स को जाके सिंक्रोनाइज करना विद इन अ मशीन, तो डीप लर्निंग हो जाती है। ये एमएल का ही सबसेट है मशीन लर्निंग का। अब एक बार डीप फेक्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ आगे की बात बतानी है। तो डीप फेक्स में डीप लर्निंग का यूज़ होता है। डीप लर्निंग का मशीन लर्निंग सबसेट है और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर्ड है, जो कि ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड होकर बनाए जाते हैं। ये है डीप फेक्स। डीप फेक्स के क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं वो एक बार सोच लीजिए। कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, जैसे कि वो वीडियो थी। प्राइवेसी कंसर्न्स हो सकते हैं, किसी की वीडियो कोई नॉन अप्रोप्रिएट वे में फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, आप जानते ही हो। और सबसे बड़ा इसका ये है कि 90% जो इसके विक्टिम्स होते हैं वो वुमेन होती हैं। ये एक बहुत बड़ा इशू है और इसकी कोई प्रिसाइज रेगुलेशन नहीं है अभी फ़िलहाल। इस वजह से इसमें इनकोडर और डिकोडर होते हैं। आप वर्ड ब्रेक डाउन करिए। इनकोडर का मतलब है कि इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करना और डिटेक्ट करना, और डिकोडर का मतलब है इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करके, डिकोड करके यानी कि तोड़ के फिर सामने प्रेजेंट करना। तो इनकोडर और डिकोडर का यूज़ होता है इनमें। तो इसमें ऑटो इनकोडर्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं फेशियल फीचर्स को, विजुअल नॉइज, नॉन फेस, और फिर ये वर्सेटाइल फेस स्वैप मॉडल पे चेंज कर देते हैं फेस पर्सन का और उसे अलाइन कर देते हैं किसी और की बॉडी या फिर किसी और वीडियो में। तो डीप फेक्स का ये यूज़ है। ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है जो इंस्पायर्ड बाय ब्रेन है, ये इसमें लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि रेगुलेशंस क्या हैं। इंडिया में रेगुलेशंस स्पेसिफिकली क्या है। इंडिया में रेगुलेशन है सेक्शन 66E ऑफ IT एक्ट, जो पब्लिश और ट्रांसमिट करने पे पर्सन को प्राइवेसी वायलेट करने पर सज़ा देता है। फिर है 66D सेक्शन ऑफ IT एक्ट 2000, जो इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट करता है जो कम्युनिकेशन डिवाइस रिसोर्स से किसी पर्सन को चीट करते हैं उस पर। और एक रिसेंटली नया डिक्लेरेशन आया है, दिस इज़ ब्लैचली डिक्लेरेशन। ये यूके में एक मीटिंग हुई है उसके बारे में, इसका नेक्स्ट आर्टिकल इसी से रिलेटेड है। तो उसने भी इस चीज़ को बताया है पोटेंशियल की रिस्क क्या है AI के। अब एक और टॉपिक है जो है जनरेटिव AI। जनरेटिव AI क्या है। तो जनरेटिव AI का मतलब है कि ये जो AI है इसे हर प्रकार की, जैसे फॉर एग्जांपल कुकिंग, तो कुकिंग से रिलेटेड हर चीज़ की हर जितना भी सोर्स गूगल पे या फिर इंटरनेट पे अवेलेबल है उस सब पे से ट्रेंड किया जाता है। यानी कि इसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, मान के चलो कुकिंग से रिलेटेड। तो अगर अब इससे कुकिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछा जाएगा तो ये उसका आंसर दे पाएगा, वो भी एक यूनिक वे में, यानी कि एक नया प्रोडक्ट कंटेंट बना के। पूछिए कैसे कंटेंट ये ऐसे बना सकता है कि मान के चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मल कोई पनीर बनाने की बात करें और वो अपने इंग्रेडिएंट्स, यानी कि प्रॉम्प्ट कहते हैं, प्रॉम्प्ट यानी कि इसे एक्शन करने के लिए आपको ऑर्डर देना। प्रॉम्प्ट यानी कि कुछ एक्शन करने के लिए इसे टैग्स देना कि ये चीज़ मुझे चाहिए। तो आपने लिख दिया कि हाउ शुड आई कुक पनीर, और मेरे पास ये इंग्रेडिएंट हैं साथ में, तो वो आपको पूरी रेसिपीज लिस्ट कर देगा जो इन सब चीज़ों से बनाई जा सकती हैं स्पेसिफिकली अलग अलग तरीके से। तो वो चीज़ डिकोड करके बताना इस जनरेटिव AI का काम है। ये नया कंटेंट बनाती है, पुराना कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप अगर नया कंटेंट भी देखना चाहो तो नया कंटेंट भी ला के दे देगी। इसमें भी इनकोडर डिकोडर का काम होता है। ये इनकोड करता है आपके प्रॉम्प्ट्स को जो आप एक्शन करने के लिए इसे टैग्स देते हो, ऑर्डर देते हो, फिर डिकोड करके ये अपना कंटेंट आपके सामने करता है। इसमें ये यूज़ करते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। ये क्या है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग? एक्चुअली ऐसा है कि जैसे मैंने लिख दिया कि आई लव क्रिकेट, या फिर मैंने लिखा आई क्रिकेट, आई लाइक क्रिकेट वेरी मच।
अब इसे बताया जाएगा कि ये लाइक, लव और ये हार्ट का साइन, इन तीनों का सिग्निफिकेंस एक ही है। और क्रिकेट तो सेम है ही, वेरी मच का मतलब भी इस लाइक से रिलेटेड है। इस बेसिस पे से ट्रेन कर दिया जाएगा कि इन तीनों चीज़ों का मतलब एक हिसाब का ही है, मतलब एक ही मतलब है इन चीज़ों का, और बस एक्सप्रेशंस अलग अलग हैं, वर्ड्स यूज़ अलग अलग किए हैं। तो जब ये अब सेट में जाके जब इसके अंदर ये चीज़ें बता दी जाएंगी तो ये चेक करेगा कि सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ यूज़ होती है, आई लव क्रिकेट, आई हार्ट क्रिकेट, या आई लाइक क्रिकेट वेरी मच। तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा ओवरऑल यूज़ होती होगी प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे अभी तक, तो ये उस चीज़ को सामने रख देगा जब कोई और कुछ पूछेगा रिलेटेड क्रिकेट से। तो ये है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ये बता देता है। तो ये जनरेटिव एआई का काम है। अब जनरेटिव एआई में कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए हैं? चैट जीपीटी, एंड आई वांट यू टू कमेंट, एक गूगल ने भी चैट जीपीटी की तरह एक जनरेटिव एआई लॉन्च किया है, लैम्डा करके। उसका नाम आप बताइए, जो चैट उसके बॉट का नाम है, एआई बॉट का, तो वो आप कमेंट्स में बताइए। और चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। एंड आई वांट यू कि आप एक बार इसके इश्यूज़ पढ़ लीजिएगा कि इश्यूज़ क्या हैं, और वो चीज़ मैं आप पे छोड़ दूंगा क्योंकि ये चीज़ तो आप खुद अपने कॉमन सेंस से कर सकते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेगुलेशन एंड एप्लीकेशन, ये नया जो ब्लेचली अभी हम डिक्लेरेशन पढ़ रहे थे, ये उसी के ऊपर है। रिसेंटली वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर एआई समिट वॉज हेल्ड एट ब्लेचली पार्क इन बर्किंघमशायर नियर लंदन, यूके। ये पहली समिट हुई है, इसमें 27 मेजर कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। और इसका ऑब्जेक्टिव है फ्रंटियर एआई सेफ्टी एंड रिसर्च के बारे में। तो व्हाट इज़ फ्रंटियर एआई? फ्रंटियर एआई का मतलब है हाईली केपेबल जनरल पर्पस एआई मॉडल्स, यानी जो कोई भी किसी भी तरीके से, यानी मल्टी मॉडल बेसिस पे यूज़ कर सकता है। और आजकल के सारे मॉडल्स जो कि अभी यूज़ में हैं उनसे ज़्यादा एक्सेस कैपेबिलिटी है इसके अंदर, इसे फ्रंटियर एआई कहते हैं। और इसमें सम एप्लीकेशंस हैं एआई के, तो ये तो आप खुद कर सकते हैं। एक मॉडल कोलैप्स सिनेरियो के बारे में बात की है। मॉडल कोलैप्स सिनेरियो क्या है कि रिसेंटली जब चैट जीपीटी आया था, तो चैट जीपीटी ने जब जो बाइडन के बारे में एक प्रेजिंग पोएम लिखने के लिए बोला, प्रेज यानी कि उनकी अच्छाई करते हुए, तो उसने तुरंत एक जनरेट करके पोएम दी थी। वैसे ही कुछ समय बाद जब ट्रंप के ऊपर एक पोएम लिखने के लिए बोला तो उसने डिनाई कर दिया। फिर जाके ओपन एआई वालों ने उसमें एल्गोरिदम बिठाई, तो फिर वो अपने आप बताने लगा ट्रंप के बारे में पोएम। बट बात है कि जो उसके प्रीवियस वर्जन थे उनमें कुछ बुराइयां थी, जैसे ट्रंप के बारे में पोएम ना बनाना। उस चीज़ को लेके अगर हम इसी चीज़ पे फर्दर काम करते जाते हो, अगर किसी ने ये चीज़ पूछी ना होती, फॉर एग्जांपल ट्रंप के बारे में पोएम ना बनाना, तो ये चीज़ तो ओपन एआई वाले भूल ही चुके थे डालना। तो ये इसमें बताता है मॉडल कोलैप्स सिनेरियो में कि जो मिस्टेक प्रीवियस वर्जन ऑफ एआई की थी वो चीज़ भी फर्दर साथ में नए वर्जन में आती जाती हैं। जैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था प्रीवियस एआई मॉडल में, ब्लैक्स और अफ्रीकन पीपल्स के लिए, ये चीज़ भी एक बार देखी गई थी। तो ये मॉडल कोलैप्स सिनेरियो है कि वो फर्दर इन्हेंस होने की वजह साथ में अच्छी चीज़ों के साथ साथ कुछ बुरी चीज़ें भी फर्दर प्रोसीड कर जाता है। और मॉडल एडॉप्शन चैलेंज में क्लोज्ड इकोसिस्टम हो सकता है। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड का मतलब है कि आसानी से कोई भी यूज़ नहीं कर सकता। और ओपन सोर्स, जैसे हम विकीपीडिया देखते हैं, हम क्लेम कर देते हैं विकीपीडिया पे सर्च करने के बाद, बट हमें उसमें पता नहीं है कि नीचे उसमें एडिट का ऑप्शन भी होता है कि कोई भी चाहे बिना कुछ रजिस्टर किए अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकता है। तो ये मॉडल कोलैप्स सिनेरियो और मॉडल एडॉप्शन चैलेंज के बारे में था। तो ये जो मीटिंग हुई है वो, बाकी सब तो बोल बच्चन बातें हैं, मेन जो चीज़ थी ये हमें याद रखनी पड़ेगी कि एक ब्लेचली डिक्लेरेशन है, ये आप नोट्स में लिख लीजिएगा। अब इंडिया क्या कर रहा है इस मामले में, ये देख लेते हैं। नीति आयोग ने रिसेंटली रिलीज़ किया है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच फोकस ऑन रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर ऑल, राय एंड NSAI।
ये चीज़ याद रख लीजिएगा। बाकी बोल बच्चन है वो तो आप खुद रीड कर सकते हो, उसमें कुछ इतना इशू वाली बात नहीं है। और ये 2 आर्टिकल भी मुझे इतने कुछ खास नहीं लगे कि एआई का हेल्थ केयर में क्या यूज़ है। थोड़ा सा साइंस एंड टेक में अपना माइंडसेट ब्रॉड कर लीजिए। अगर उसमें बताया जाए कि डायग्नोसिस में हेल्प करेगा, मान लीजिए करेगा। अगर कुछ बहुत ही ऊट पटांग नहीं बोलते हैं कि इंसान के सिर पे पेड़ उगा देंगे एआई से, तो इस टाइप की अगर चीज़ें नहीं है उसके अलावा बाकी आप कैपेबिलिटीज़ पे डाउट नहीं कर सकते एआई के। और स्पेसिफिकली अगर क्वेश्चन में ये नहीं लिखा है कि इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, कि अभी तक जो यूज़ हो रहा है उस हिसाब से, तो फिर आप कोशिश कर सकते हो कि प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि उसमें लिखा होगा कि ए आई कैन डू दिस, कैन जहाँ पे कैन आ जाता है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। बट अगर स्टेटमेंट में ये नहीं लिखा हो कि प्रेजेंट स्टेट में ये चीज़ चल रही है यानी प्रेजेंट करंट सिनेरियो में, बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये देख सकते हैं हायर क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर, डायग्नोसिस में, क्लिनिकल रिसर्च डिस्कवरी में। जैसे आपने देखा होगा टोनी स्टार्क जब हम वो बना रहा था टाइम मशीन के लिए, तो उसमें असिस्ट तो किया था जारविस ने, जारविस नहीं सॉरी फ्राइडे ने, शायद था फ्राइडे ने। तो उसी हिसाब से मान के चलिए, थोड़ी सी इमेजिनेशन यूज़ करिए। हेल्थ केयर सप्लाई चेन में कर सकता है, बिल्कुल अच्छे से डाटा प्रोवाइड कर सकता है। सप्लाई चेन में शॉर्टेज बता सकता है पहले ही से, प्रोबेबिलिटी की कब तक ये ख़त्म हो जाएगी प्रीवियस मंथ के डिस्पैच के हिसाब से। वर्कफोर्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, ब्रेन बर्नआउट फील ना हो, फटीग ना हो वर्कफोर्स को उस हिसाब का, ठीक है। ये चीज़ें नॉर्मल है। ऐसे ही एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में मैं बताता हूँ, आप अप्रोच एग्रीकल्चर और हेल्थ केयर में ऐसे यूज़ कर सकते हो कि कंपोनेंट देख सकते हो। कंपोनेंट क्या होते हैं एग्रीकल्चर में, सीड्स के लिए यानी सोइंग, फिर उसके बाद क्रॉप कौन सी करनी है, फिर उसके बाद वेदर कैसा होगा, फिर उसके बाद और चीज़ें आप जैसे देख सकते हो कि रेशियो क्या होने चाहिए फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स के, वो प्रोबेबिलिटी, सॉइल की न्यूट्रिएंट डिटेल्स बता सकता है इस जगह पे कैसा न्यूट्रिएंट है, किस वाले फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड या केमिकल की हमें ज़रूरत है जिससे सॉइल की न्यूट्रिशन इन्हेंस हो। ये सब चीज़ें पता कर सकते हैं। तो इस हिसाब से एग्रीकल्चर में भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे वही चीज़ें एप्लीकेशन एरियाज इसमें लिखे हुए हैं, तो ये आप खुद पढ़ लेना। इतना कुछ मुझे इम्पोर्टेंट और ख़ास नहीं लगा है कि इसके लिए अलग। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये AI फॉर AI करके एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि अदरवाइज़ ये ऐसे आ जाएगा कि रिसेंटली AI फॉर AI वाज इन न्यूज़, किस चीज़ से रिलेटेड था, तो एग्रीकल्चर से, कि किसने किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। अब एक और ये आ गया है AI पे कि मल्टी मॉडल AI क्या है। मल्टी मॉडल AI है जो काफ़ी सारे वेरियस टाइप के डाटा सेट पर, जैसे इमेजेस पे, टेक्स्ट पर, वीडियोस पर, इन सब के मिक्सचर पर काम करे। टेक्स्ट, वीडियो, पिक्चर्स, इनके मिक्सचर पे काम करे एक नया कुछ बनाने के लिए, या फिर वेरियस सेक्टर्स में यूज़ करने के लिए। उसे कहते हैं मल्टी मॉडल एआई, जो अलग अलग चीज़ों पे स्पेसिफिकली सिर्फ कंटेंट पे काम ना करे, इमेजेस पे काम ना करे। जैसे एआई का, ओपन एआई का एक और आई डोंट नो, एक और वेबसाइट है उन्होंने बनाई है चैट जीपीटी की तरह, जो इमेजेस बना देती है आप जो भी प्रॉम्प्ट दोगे उससे रिलेटेड, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। वो सिर्फ इमेजेस पे काम करती है। अब हम उससे बोलें कि वीडियो बनाओ तो वो वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि उसका काम है इमेज बनाना। तो ये जो मल्टी मॉडल है, ये हर टाइप की चीज़ें, जैसे टेक्स्ट पे, इमेजेस पे और वीडियोस पे भी वर्क कर सकते हैं। इनके वेरियस सेक्टर्स में एप्लीकेशन आते हैं। ये है मल्टी मॉडल एआई। तो यही चीज़ इसमें भी लिखी हुई है कि कैन AI, a multimodal AI system can piece together data from multiple data sources such as text, images, audio, video, creating applications across sectors। ये यूज़ कर सकते हैं बिजनेस एनालिटिक्स में, डाटा प्रोसेसिंग में, और डाटा एनालिसिस आजकल आप बूम पर है, आप ये जानते हो। और डाटा, कहीं पे मैंने पढ़ा था कि नॉट डाटा इज़
अ न्यू गोल्ड, न्यू गोल्ड, ऐसा ऐसा कुछ कि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है डाटा, पैसे वैसे सबसे ऊपर। नेक्स्ट आर्टिकल है वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी पे। तो वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी से पहले हम ये देख लेते हैं कि वायरलेस फिडिलिटी इसे कहा जाता है, और ये रेडियो वेव्स पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के रेडियो वेव्स पे काम करती है। और ये 3 मीडियम्स ज़रूरत होती है। एक होता है बेस स्टेशन, एक होता है राउटर, एक होता है एक्सेसिबल डिवाइस यानी कि लैपटॉप या फ़ोन जिससे आप चलाते हो। और सब की फ़ीचर क्या है वाईफाई 7 के? वाईफाई 7 एक्चुअली काफ़ी सारी फ्रिक्वेंसीज़ पे काम कर सकता है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे भी, 5 गीगाहर्ट्ज़ पे भी और 6 गीगाहर्ट्ज़ पे भी। वो भी पुराने कंपेटेबल डिवाइसेस पे के साथ भी, जो कि जिनमें आपको नए हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है कि पुराना जैसे वाईफाई 6 आपके में चलता था और आपके में वाईफाई 7 भी चल जाएगा विदाउट एनी हार्डवेयर चेंज। और ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में है, ये इसी के बारे में बता रहे हैं। और मल्टी लिंक ऑपरेशन है, कंबाइंस मल्टीपल चैनल्स ऑन डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज। काफ़ी सारे, जैसे किसी का फ़ोन किसी चीज़ पे चलता है, किसी और का थोड़ा ज़्यादा पुराना है, तो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज पे भी एक वर्क कर सकता है। ये है वाईफाई 7 टेक्नोलॉजी, और ये कंपैरिजन है प्रीवियस जनरेशन से। मल्टी लिंक ऑपरेशंस, मल्टी यूज़र, MIMO, ये वाईफाई 5 है, वाईफाई 6, वाईफाई 7, वाईफाई 4। इनकी स्पीड एक बार देख लीजिए। ये चीज़ें सिर्फ एक बार ये देखने वाली हैं, कंपेयर करके आप खुद देख लीजिए। अगर उसमें स्टेटमेंट में कुछ आ जाए कि वाईफाई 6 में ये चीज़ थी कि उसकी रेंज ज़्यादा थी और वाईफाई 7 की रेंज कम है, तो इसमें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे हो सकता है कि कोई चीज़ अपडेट हो के आए और उसकी रेंज कम हो, अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत विजुअल वाली चीज़ ना हो। जैसे वाईफाई है, लाइट फिडिलिटी, उसकी रेंज वाईफाई के कंपैरिजन में कम होती है, बट कि वो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है एज़ कम्पेयर टू वाईफाई। क्यों? क्योंकि उससे पेनिट्रेट करना होता है लाइट के थ्रू। अगर आपके घर में चारों तरफ दीवारें हैं तो आपके दूसरे कमरे में लाइट फिडिलिटी कैसे जा सकता है अगर आपकी गेट बंद है या उससे लाइट पास ऑन ही नहीं कर पा रही? तो उसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस है, बट मोस्टली ऐसा ही होता है कि जो टेक्नोलॉजी नई आती है वो एडवांस होती है और उसकी रेंज या कुछ भी काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे वो एडवांस ही होगी एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वन। कार्ट नेक्स्ट है कार टी सेल थेरेपी। इसको कहते हैं काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। तो पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं। इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? इम्यूनिटी होती है कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन्स यानी पैथोजन्स से लड़ने की क्षमता। एंटीजन यानी कि एंटीबॉडी जनरेटिंग, और पैथोजन यानी पैथो का मतलब होता है डिजीज़ और जेन मतलब जनरेटिंग। तो हमारी बॉडी में दो टाइप की इम्यूनिटी होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी जो हमें पैदाइश के टाइम पे मिलती है बाय बर्थ। इसी वजह से मदर ब्रेस्ट फीड कराती हैं 6 महीने तक कि बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, क्योंकि उनके अंदर पैदाइश के साथ उतनी ज़्यादा अच्छी इम्यूनिटी नहीं होती कि वो किसी और का मिल्क पे फीड कर पाएँ, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे बैक्टीरियाज होते हैं और मदर के ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादातर न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं और उनकी इम्यूनिटी उससे डेवलप होती है। तो ये एक इनेट इम्यूनिटी है। फिर दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो हम वेरियस वैक्सीन्स के थ्रू या एक्सटर्नल फैक्टर्स के थ्रू एक्वायर करते हैं। जैसे कई बार फॉर एग्जांपल जैसे कोविड हो गया है तो उसे अब दोबारा कोविड होने के चांसेस कम हैं, पर वो चीज़ उसने एक्वायर की है थ्रू आउट हिज लाइफ। वो उसे पैदाइश में नहीं मिली थी कोविड से लड़ने की क्षमता। तो ये चीज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाती है। एक और दूसरी होती है एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ये नेचर है इम्यूनिटी के और यह टाइप है इम्यूनिटी जो हम एक्वायर करते हैं, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंडर आते हैं। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? जिसमें हमें फॉर एग्जांपल वो एंटीजन या फिर वो पैथोजन जिससे वो डिजीज़ होने वाला है वो हमें उससे इन्फेक्ट किया जाता है। हो सकता है कि उसे मार के, यानी कि जो वो वायरस है या बैक्टीरिया है
उसे वीक करके, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में आपने सुना होगा। उसका मतलब है कि जो पैथोजन है या जो बैक्टीरिया है वो है तो जिंदा, बट उसे कमज़ोर कर दिया गया है कि उससे ज़्यादा डिजीज़ ना हो और किसी की कंडीशन सीरियस ना हो। उसे कहते हैं LAV, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन। अटेन्यूएटेड का मतलब होता है वीक। दूसरी होती है पैसिव। पैसिव का मतलब होता है कि इसमें आपको इन्फेक्ट नहीं किया जाता है, सीधे आपको एंटीबॉडीज दे दी जाती हैं, जैसे कि टिटनेस के केस में, क्योंकि टिटनेस की जो इम्यूनिटी है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, उसकी मेमोरी बहुत कम होती है। ये है टिटनेस की वजह। इसलिए टिटनेस की वैक्सीन वैसी नहीं होती जैसी नॉर्मल इन्फेक्शंस की होती है, जिनकी एक बार लग गई तो आपकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाए। विद टाइम ये मेमोरी लॉस की तरह भूल जाए, जो हमारी बॉडी है वो भूल जाती है टिटनेस को। इसके लिए पैसिव वैक्सीनेशन लगता है, बनी बनाई एंटीबॉडीज़। और वैक्सीन्स में मोस्टली क्या होता है एक्टिव में, कि हमारी बॉडी को इन्फेक्शन दे दिया जाता है हल्के पैमाने पर, और उसकी वजह से हमारी बॉडी फिर खुद एंटीबॉडीज़ बनाती है एक्टिवली काम करके। इस वजह से ये जो इम्यूनिटी होती है ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती है और ये अच्छी मानी जाती है। अब 2 टाइप के सेल होते हैं, इम्यूनिटी कैसे बनती है ये देख लेते हैं। 2 टाइप के सेल होते हैं, एक टी सेल्स, एक बी सेल। जो मान के चलिए जब वैक्सीन आपको दी जाएगी और वो इन्फेक्टेड वायरस आपके पास आएगा, तो मान के चलिए ये वो वायरस है कोविड-19 का, इसके ऐसे ये स्पाइक प्रोटीन्स हैं। तो जो बी सेल है वो फॉरेन एंटीजन से लड़ते हैं। तो जैसे ये स्पाइक प्रोटीन है वो समझ जाता है कि ये हमारा सेल नहीं है, ये फॉरेन पार्टिकल है, तो बी सेल तुरंत जाके अपनी इम्यूनिटी रिलीज़ करेंगे और इनको ख़त्म कर देंगे और इन्फेक्ट नहीं करने देंगे दूसरे सेल्स को। बट फिर भी अगर कोई बच के इन्फेक्ट कर देता है हमारी ह्यूमन बॉडी के सेल को, जिसमें ये जिसमें ये वायरस जा चुका है कोविड-19 का, तो फिर टी सेल क्या करेगा? टी सेल हेल्प करता है बी सेल को। जो फर्स्ट लड़ने वाले होते हैं वो होते हैं बी सेल। फिर उसके बाद जब जो टी सेल है वो हेल्प करते हैं बी सेल को इम्यूनिटी बनाने में। बट अगर हमारे सेल इन्फेक्ट हो चुके हैं तो इन्फेक्ट होने के बाद टी सेल जाके उस जो सेल है जो इन्फेक्ट हो चुका है उसमें जाके उसी सेल में जाके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे और फर्दर रेप्लिकेट नहीं होने देंगे। ये है टी सेल का काम। तो टी सेल किस टाइप की इम्यूनिटी डेवलप करता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड यानी कि सेल के थ्रू, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और बी सेल करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी ब्लड के थ्रू एंटीजन बना के। ये सेल को खुद जाके इतना इन्फेक्ट कर देगा, यानी कि उस सेल को ही मार डालेगा कि वो खुद अपने आप को रेप्लिकेट ना कर पाए टी सेल। और बी सेल जाके स्पाइक प्रोटीन को फर्दर रेप्लिकेट नहीं होने देगा, तो वो हमारे सेल को वायरस से इन्फेक्ट ही नहीं कर पाएगा। इसकी PDF मैं आपको दे दूंगा एंड में, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। और वैक्सीन्स कितने टाइप की होती हैं? लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स, जो वेक्टर बेस्ड वैक्सीन्स के अंदर आती है लाइव अटेन्यूएटेड। एक होती है mRNA बेस्ड, एक होती है DNA बेस्ड। यानी कि जैसे जो हमारा DNA होता है डबल हीलिक्स मॉडल पे, वैसे ही किसी बैक्टीरियोफेज या किसी का भी DNA RNA लेके उसे इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया जाता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। उससे भी वैक्सीन की तरह वो भी वैक्सीन ही होती है, तो वो भी इम्यूनिटी डेवलप करेगी। और किसी में RNA ले लिया जाता है। RNA सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो RNA लेने के बाद उसे लिपिड यानी कि एक फैट होती है लेयर, जिसकी वजह से सेल के अंदर चला जाए, तो लिपिड में कोट करके फिर इन्फेक्ट करने के लिए बॉडी के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो बी सेल फिर से इसी की वजह से वो इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। तो वेक्टर के बेसिस पे वैक्सीन्स डिसाइड होती हैं कि वेक्टर कौन सा है। वायरस है, RNA बेस्ड है, DNA बेस्ड है। इसी वजह से इनकी डिफ्रेंशिएशन होती है वैक्सीन्स की। तो आई होप कि आपको इम्यूनिटी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जो एक नया प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, इसका नाम है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। ये CSIR ने की है। ये 2023 से स्टार्ट हुआ है। इसका नाम है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। ये CSIR ने की है। ये 2023 से स्टार्ट हुआ है। इसका नाम है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। ये CSIR ने की है। ये 2023 से स्टार्ट हुआ है। इसका नाम है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। ये CSIR ने की है। ये 2023 से स्टार्ट हुआ है। इसका नाम है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। ये CSIR ने की है। ये 2023 से स्टार्ट हुआ है। इसका नाम है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। ये CSIR ने की है। ये 2023 से स्टार्ट हुआ है। इसका नाम है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। ये CSIR ने की है। ये 2023 से स्टार्ट हुआ है। इसका नाम है डाइवर्स एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप। ये CSIR ने
और एक और इसमें पार्टनरशिप है CSIR सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एपिजेनेटिक का मतलब क्या है, पहले ये देख लेते हैं। एपिजेनेटिक का मतलब है कि आपके बिहेवियर और इन्वायरमेंट से आपके जीन्स में क्या चेंज आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर बहुत ज़्यादा डाइट आपकी ख़राब है या हाई शुगर हाई फैट वाली डाइट है, तो आपकी बॉडी में जीन्स आपके चेंज हो जाएंगे। जीन्स कैसे चेंज हो जाएंगी कि आपके अंदर ओबिसिटी डेवलप होने लगेगी। ये जीन का चेंज होना ही तो हुआ एक हिसाब से, कि आपकी बॉडी ने फैट एब्जॉर्ब करना बहुत आसानी से चालू कर दिया। कई बार होता है जो बहुत पतले होते हैं वो कभी वेट नहीं बढ़ा पाते, आपने देखा होगा, वो कितना भी खा लें, बट एक सर्टेन टाइम के बाद उन लोगों के अंदर भी आप देखोगे कि उनका स्टमक यानी कि उनकी बेली बाहर आने लगती है, क्योंकि उनकी बहुत लंबे टाइम तक उनकी डाइट ख़राब रही है, ओबीस टाइप की कैटेगरी की। तो ये वही बता रहे हैं कि ये इरिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्स हो जाते हैं समय के साथ अगर आप डाइट पे कंट्रोल कर लो सब कुछ। पर हाँ, जीन्स में आपके चेंज आ जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर और इन्वायरमेंट की वजह से। ऐसी बात करते हैं एपिडेमियोलॉजी के बारे में। ये एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो पैटर्न एग्जामाइन करता है रिलेटेड टू हेल्थ एंड डिजीज़ इन पॉपुलेशन। तो जो एपिजेनेटिक एपिडेमियोलॉजी पार्टनरशिप है, इसे एपिडेमियोलॉजी का एक सब पार्ट बोलेंगे, जिसका काम है एपिजेनेटिक चेंजेस के बारे में रिसर्च करना और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखना डिजीज़ के बीच में। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके डीएनए में मिथाइल ज़्यादा है तो उसकी वजह से आपके अंदर जीन साइलेंसिंग हो सकती है। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नहीं पता कि क्या हो सकता है, बट जीन साइलेंसिंग का मतलब है कि अगर आपके हेयर्स बहुत ब्लैक हैं तो मे बी आप बॉल्डनेस आ सकती है आपके उसमें, अगर आपके जीन साइलेंस हो गए हेयर से रिलेटेड तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ मैं, स्पेसिफिकली मिथाइल की वजह से नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि जीन साइलेंसिंग हो सकती है। और एक बार डीएनए देख लेते हैं। तो डीएनए डबल हीलिक्स मॉडल पे होता है ऐसे, और ये बेस पेयर्स होते हैं, ये जो लाइनें बनी हुई हैं ऑरेंज ग्रीन। तो ये देख लीजिए एक बार, इसका नाम है एडेनाइन, जी का नाम है ग्यूनाइन, और सी का नाम है साइटोसिन, और टी का नाम है थाइमीन। तो ये जो बेस पेयर हैं ये एक दूसरे के सामने होते हैं, तो हमेशा ए आपको मिलेगा सामने टी के, जी मिलेगा सी के। तो सी और जी आमने सामने, टी और ए आमने सामने। ये डीएनए की बात हो रही है। और यही चीज़ आरएनए में जब होगी तो आरएनए में आपको थाइमीन की जगह पे मिलेगा यूरासिल, और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के द्वारा और CSIR के द्वारा बनाया हुआ प्रोजेक्ट है 5 साल के लिए, ये याद रखिएगा। CSIR डायरेक्टली अंडर है PM के, ये भी याद रखना। ऑटोनॉमस बॉडी है, 1942 में बनाई गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें तो कुछ खास नया नहीं है। और इसमें हम स्टडी कर पाएंगे क्योंकि अभी तक जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं वो वाइट्स के ऊपर हुई हैं। इस वजह से ये CSIR के साथ मिलके एशियन कंट्रीज़ में बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जेनोम मेकअप, क्योंकि पैसा सारा नॉर्थ में है, ग्लोबल नॉर्थ में, तो जितनी स्टडीज़ हुई हैं वो नॉर्थ के लोगों के ऊपर हुई हैं, यानी वाइट्स के ऊपर। तो अभी हमारे पास पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का जेनोम डेटा सेट ही नहीं है कि स्पेसिफिकली एशिया में लोगों पे क्या फ़र्क पड़ता है किस चीज़ का। जैसे फॉर एग्जांपल, ये चीज़ शिवन सर ने बहुत अच्छे से समझाई थी कि जो BCG वैक्सीन है वो ट्रॉपिक्स के बाहर बहुत अच्छे से काम करती है। यानी कि ट्रॉपिक्स के बाहर कहाँ पे, यानी कि नॉर्थ में, मान के चलिए यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, रशिया में, इन सब एरियाज़ पे। और जैसे ही ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में आती है इसकी एफिशिएंसी यानी कि इसका इफेक्ट कम हो जाता है। पर BCG के अलावा आज तक टीबी के लिए कोई और वैक्सीन बनी क्यों नहीं? क्योंकि BCG काम कर जाती है नॉर्थ में, अमेरिका, यूरोप और रशिया जैसी बड़ी कंट्रीज़ में, तो फिर उन लोगों को ज़रूरत ही नहीं है नई वैक्सीन बनाने के लिए, जबकि ये काम नहीं करती ट्रॉपिक्स में। बट पैसा तो सारा नॉर्थ में है, इसे कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ। और इसी वजह से एक नया इनिशिएटिव चल रहा है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में, ये आपने पढ़ा होगा, अभी अगर आएगा सामने तो ज़रूर इसके बारे में बात करेंगे।
कि ट्रॉपिक्स में जितने डिजीज़ हैं उन्हें नकार दिया जाता है, और कोविड जैसी इतनी बड़ी महामारी के लिए वैक्सीन सिर्फ 1 साल के अंदर बन गया था, क्योंकि वहाँ पे वो लोग ज़्यादा इफेक्ट हो रहे थे। तो कितने जल्दी, ये तो हिपोक्रेसी है, इसे कहते हैं सिलेक्टिव अमनेशिया, कि जो हमारे काम का है वो तो हम कर लेंगे, बाकी चीज़ों पे हमें नज़र नहीं जाती। जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था कि यूरोप प्रॉब्लम आर वर्ल्ड प्रॉब्लम बट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आर नॉट यूरोप प्रॉब्लम्स। ये चीज़ डिप्लोमेसी के लिए बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल रिलेशंस में आप पढ़िएगा। तो ये हो गया डीप प्रोग्राम। एक ये आखिरी आर्टिकल है शायद तक इसमें, अल्ट्रा फूड प्रोसेसिंग पे। तो अल्ट्रा फूड प्रोसेसिंग क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट निकाली है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो अल्ट्रा फूड प्रोसेस्ड फूड का मतलब है जो बहुत ज़्यादा ऑयल और शुगर और स्टार्च पे बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्दी नहीं है, ट्रांस फैटी एसिड्स के ऊपर बेस्ड हैं, उनके बारे में ये रिपोर्ट है। ये बता रही है कि हिडन कॉस्ट क्या है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को यूज़ करने पर, जिनके अंदर हाई प्रोसेस्ड फूड, फैट्स एंड शुगर्स हैं। वो है 7 ट्रिलियन ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ मिला के, 7 ट्रिलियन, जस्ट इमेजिन। एंड आई वुड सजेस्ट, एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, एक डॉक्यूमेंट्री है, अगर आप नेटफ्लिक्स देखते हो, उसका नाम है व्हाट द हेल्थ। प्लीज़ देखिएगा अगर आपको टाइम मिले, सिर्फ 2 घंटे की डॉक्यूमेंट्री है, इंग्लिश में है। जस्ट वॉच इट वंस, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि रियलिटी क्या है फूड इंडस्ट्री की, जो प्रोसेस्ड इंडस्ट्री है और इतने सारे एनजीओ चल रहे हैं, इन सब की रियलिटी है क्या। तो ये इस बारे में है कि हाई प्रोसेस्ड फूड के बारे में, जिनमें न्यूट्रिशन तो बहुत ना के बराबर होता है, बट शुगर और सॉल्ट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। इसी की वजह से ओबिसिटी बढ़ रही है, माल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। इसके बारे में बताना चाह रहे थे। प्रोसेस्ड फूड इंडिया के अंदर बढ़ रहा है 13.37% से CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। Ultra processed foods are mostly from substances extracted from food such as fats, starches, added sugar and hydrogenated fats। ये उसके बारे में, ओबेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज़, इन सब का कारण है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट हेडक्वार्टर है वो है रोम, इटली में। बनाया गया था 1945 में इसको। कुछ FSSAI ने, जो हमारे यहाँ की फूड अथॉरिटी है, उसने फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग कर दिया था। जैसे आपने देखा होगा ना, जो लोग टबैको च्यू करते हैं, गुटखा वगैरह, उसमें पीछे वार्निंग आती है, वैसी टाइप की एक वार्निंग के लिए इन लोगों ने कहा था कि फ्रंट पे लेबल के दिखनी चाहिए जो चीज़ अनहेल्दी है। बट अभी भी उस चीज़ को लागू करने में टाइम है, क्योंकि इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, आसानी से ये चीज़ लागू होने नहीं देंगी। तो इस वजह से इस पर सिर्फ बात ही चल रही है। तो इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रांस फैटी एसिड पे 2% और लेस होना चाहिए फ्रॉम 2022 TFA। और फूड सिक्योरिटी एडवर्टाइजिंग क्लेम्स के बारे में बताया गया है। कुछ इनिशिएटिव चला है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, आज से थोड़ा कम मूवमेंट, ये डाइटरी मॉडिफिकेशन है। अभी हम कुछ चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि मैक्सिको में एक जंक फूड टैक्स लगता है 7% का टैक्स लगता है, जिसने 7% कम कर दिया है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को कंज्यूम करने के लिए। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हेल्थ स्टार रेटिंग, जैसे एनर्जी रेटिंग्स चलती हैं हमारे कूलर वगैरह में जो स्टार रेटिंग आती है, वैसे ही स्टार रेटिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अलाउ कर दिए। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मुझे। ये मेंस में आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, तो मेंस के हिसाब से भी आप नोट्स में ये इनकॉर्पोरेट कर लेना। लेबलिंग डिस्प्ले रेगुलेशंस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हैं। QR कोड जो पूरे प्रोडक्ट की डिटेल देगा, उसके बारे में बताया गया है। ये अगर आने लगे तो ये काफ़ी अच्छा है, बट इसके लिए भी सिटीज़न का इतना अवेयर होना ज़रूरी है। पर लाइक जो च्यूइंग टोबैको पे आते हैं वार्निंग्स, वैसी नेगेटिव चीज़ों पे वार्निंग आनी चाहिए मेरे हिसाब से। वो बहुत इजी है और उसके लिए अलग से आपको इन्फ्लुएंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द आर्टिकल्स टिल शॉर्ट्स तक। तो शॉर्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रही होगी, और इसकी PDF में डाल दूंगा इन सिलेक्टेड पेजेस की, जितनी मैंने अभी तक कवर कराए हैं।
बाकी फिर हम आगे करेंगे कवर, तो उसकी उसके साथ डाल देंगे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड एन्जॉय द प्रोसेस, क्योंकि चीज़ें तो ऊपर नीचे होती रहती हैं पर लाइफ चलती रहती है, तो एन्जॉय योर सेल्फ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।